पाकिस्तान की जो नेवी है उसने एक नया कामयाब मिसाइल तजुर्बा किया है और उसके हवाले से क्या तफसीलात अभी तक जो है वो मौसूल हुई हैं। कि ये तोड़ पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे INS विक्रांत का, जिसके ऊपर बड़ा नाज है, उसी तरह से नाज है जिस तरह से कभी राफेल के ऊपर ये किया करते थे। मसला अब उनके राफेल्स में नहीं था, फ्रांसीसी कमांडर का अब तो वजाहती बयान सामने आ चुका कि मसला हमारे तैयारों में नहीं था, मसला उनको उड़ाने वालों में था। क्योंकि राजनाथ सिंह ने और नरेंद्र मोदी ने भी समुद्रों के जरिए इस बार अगले हमले की एक, जिसको कहते हैं ना वो धमकी या चेतावनी कहते हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल है ये, उसका तोड़ हमने ढूंढ लिया है। लगभग 400 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज है, हर तरह के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है कि हम उनको सस्पेंस में रहने देना चाहते हैं। हम क्लियर नहीं बता दें कि हमने क्या कर लिया, हम एक्जेक्टली नहीं बताते। को याद हुआ कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान की फिजाओं में एक बल खाते बादल दिखाए नजर आए थे और उस पर ख्वाजा आसिफ का जो बयान था बड़ा दिलचस्प कि भाई ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, और अगर किया होता तो मैं तब भी ना बताता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने अपने समुद्रों में एक और कामयाब मिसाइल तजुर्बा किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की नेवी ने भारतीय INS विक्रांत का तोड़ ढूंढ निकाला है और इसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात मजीद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक नया महाज खुल चुका है और साथ ही साथ ईरान के साथ भी कुछ ताल्लुकात के अंदर जो नई पेशरफ्त है वो सामने आ रही है। इन सब पर बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जुनैद हलीम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उमैस, मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। जुनैद भाई, सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान की जो नेवी है उसने एक नया कामयाब मिसाइल तजुर्बा किया है और उसके हवाले से क्या तफसीलात अभी तक जो है वो मौसूल हुई हैं। अभी इब्तिदाई तौर पे तो उमैस उन्होंने कंफर्मेशन किया कि एक जबरदस्त और कामयाब तजुर्बा था, और वो जिसको आगाज में आपने तस्करा भी किया है कि ये तोड़ पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे INS विक्रांत का, जिसके ऊपर बड़ा नाज है, उसी तरह से नाज है जिस तरह से कभी राफेल के ऊपर ये किया करते थे, जिसको नरेंद्र मोदी साहब तो राफेल कहते थे कि हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, और फिर हमने देखा कि उनके पास राफेल आ भी गए, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए। मसला अब उनके राफेल्स में नहीं था, फ्रांसीसी कमांडर का अब तो वजाहती बयान सामने आ चुका कि मसला हमारे तैयारों में नहीं था, मसला उनको उड़ाने वालों में था। फिर हमने दुबई एयर शो के अंदर भी एक अनफॉर्चुनेट वाकया देखा जिसपे हमारा दीन भी और हमारी रियासती पॉलिसी भी ये नहीं है कि हम किसी हादसे का मजाक उड़ाएं या उस पर खुशी का इजहार करें। एक अनफॉर्चुनेट वाकया था, लेकिन उसने भी बहुत सी सवालात को जन्म दिया है। थोड़ा सा मैं इस स्पेसिफिक तजुर्बे पे आने से पहले अगर हम बात करें तेजाज की, तो 2015 में लगभग 53 के करीब खामियों की निशानदेही उस पे हो चुकी थी। अच्छा, ऑलरेडी बताया गया था कि भाई तेजाज के अंदर ये मसाइल हैं, लेकिन हमने देखा कि उस वाक़े के बाद भी मलबा किस पे डाला जा रहा है? जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर, अमेरिकी कंपनी के ऊपर, जिसने कहा गया कि जी $1 बिलियन हमने उनको दे दिए, 2 सालों में 2 इंजन उन्होंने दिए। अगर ऐसा था तो फिर आपको किसने कहा था कि आप इस नकारा और नाकिस जहाज को लेके दुबई एयर शो में पहुंच जाएं, और जहां पे $1 ट्रिलियन की मार्केट है, दुनिया भर से खरीदार आए हुए थे, देख रहे थे, फिजाई करतब देखे जा रहे थे, बेहतरीन मुजाहिरे सलाहियतों के किए जा रहे थे। पाकिस्तान के JF-70 थंडर या जो मशाक तैयारे हैं, पूरी दुनिया की नजरें उनके ऊपर थी। और अच्छा जुनैद भाई, मुझे बताइएगा, ये तेजस तैयारे, ये गिरा भी है जोन सा एक, ये वो तैयारा नहीं है जो कि भारत JF-17 के मुकाबले में लेकर आया था और इससे ही मुकाबला करने का जनरेशन इसको एक क्लेम करते थे, दुनिया का बेहतरीन जदीद और बहुत ही मौलिक हथियार इसे कहते थे अपने दुश्मनों के लिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही कि उनका असल इन्वेस्टमेंट, मैं समझता हूँ, तेजाज गिरने की सूरत में जाया नहीं हुई, बल्कि उस पायलट की जान जाने की सूरत में हुई है, जो असल इन्वेस्टमेंट होती है। उसकी फैमिली, हम देखे थे वो भी बड़े अफसोसदार थे, हमने भी अफसोस का इज़हार किया, वज़ीर दिफा ने भी ये पोस्ट की। अब आते हैं जरा INS विक्रांत के ऊपर। आपको याद होगा कि मई में जो कुछ दिनों पे या कुछ घंटों पे मुहित जंग थी पाकिस्तान और भारत की, एक तो जो हमला कर रहा होता है उसके पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि उसने कहां पे किस अंदाज में किस किस चीज को निशाना बना रहा है, तो ये सारी ऑप्शंस भारत के पास थी। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि उन सारी ऑप्शंस को वो यूटिलाइज नहीं कर सके। फिर प्रोपेगेंडा किया गया, उनका रिवायती तरीका, गोदी मीडिया को, वो उनके जो खरीद गुलाम है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी की सूरत में हो, उनके जो पेड किस्म के इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, मेजर गौरव आर्या है या फिर जनरल बख्शी है, इस तरह के बहुत बेशुमार किरदार हैं जो कि माहौल बनाते हैं खौफ का, अपने लोगों को वो शायद इंस्पायर कर लेते हो, लेकिन मेरे ख्याल में अब इंडियंस को भी समझ आने लग चुकी है। तो हमने उस वक्त देखा कि वो जो
रात थी 10 मई की, गालिबन 9 और 10 की दरमियानी रात थी। उस वक्त एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया, पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया है, पाकिस्तान को हमने शायद कब्जे में ले लिया, खुदा ना खास्ता कराची के ऊपर धावा बोल दो, INS विक्रांत। तो भाई इस बार भी जो खदशा है, इस बार हमें वैसे इस चीज को बिल्कुल भी, इस धमकी को हमने इजी नहीं लेना। ये हमारी फोर्सेस बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह ने और नरेंद्र मोदी ने भी समुद्रों के जरिए इस बार अगले हमले की एक, जिसको कहते हैं ना वो धमकी या चेतावनी कहते हैं वो। तो हमें इस ऑप्शन को तो बिल्कुल भी इजी नहीं लेना कि अगली शरारत समुद्रों के रास्ते हो सकती है, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो इतराते हैं वो INS विक्रांत है। तो ये जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसका तोड़ हमने ढूंढ लिया है। लगभग 400 से ज्यादा किलोमीटर इसकी रेंज है, हर तरह के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। मजीद इसकी डिटेल्स ISPR की तरफ से। अच्छा, एक हमारी रियासती कुछ पॉलिसी भी है कि हम उनको सस्पेंस में रहने देना चाहते हैं। हम क्लियर नहीं बता दें कि हमने क्या कर लिया, exactly नहीं बताते। दो वजूहात हैं, एक तो ये कि उसका काउंटर यकीनी तौर पे दुश्मन इस ताक में बैठा होता है कि अगर ये बता दें कि इनकी कैपेबिलिटी मैक्सिमम ये है तो उसका तोड़ तलाश कर लिया जाएगा। तो हम ये स्टेट पॉलिसी के तहत हमारी फोर्सेस की, हमारी स्टेट की ये पॉलिसी है कि हम खुल के बताते नहीं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान की फिजाओं में एक बल खाते बादल दिखाए थे, और उस पे ख्वाजा आसिफ का जो बयान था बड़ा दिलचस्प कि भाई ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, और अगर किया होता तो मैं तब भी ना बताता जी। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, सस्पेंस में रहने देना चाहिए और अंदाजे लगाने दें उनको, और देखने कि वो अंदाजे उनके कितने ठीक होते हैं। बहरहाल उनको इस खौफ के अंदर ही कुड़ते रहना या उनकी नींदें हराम कर देना ही हमारे लिए इस वक्त जरूरी है, वो हमने कर दिया है कामयाब तजुर्बा करते हुए। अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान जिसके साथ हमारे 2 ममालिक में मुज़ाकरात हुए, पहले दोहा में, उसके बाद इस्तांबुल के अंदर हमारा वफ्द भी, 3 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बैठी रही, तो क्या वो सब नाकाम रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोबारा से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो उसी नहज पे खड़े हैं, और अब दोबारा जंग की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी कहा जा रहा है, बेसिकली उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर रात गए हमला कर दिया, और फिर पाकिस्तान का जो अब रिस्पॉन्स है इसके ऊपर वो आ रहा है। तो इनके ताल्लुकात किस तरफ आप देख रहे हैं जाते हुए? आपको याद होगा अभी लास्ट वीक बात हो रही थी, शायद उससे भी 8-10 दिन पहले, कि टर्की का डेलीगेशन आ गया जिसमें उनके वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान आना था और इस अगले फेज़ को आगे बढ़ाया जाना था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे, चाहे वो दोहा के हों या इस्तांबुल के हों, तब भी पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दरअंदाजी की कोशिश होती रही है। और उसी दौरान इनके वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी भारत जाते हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा से एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं, यकीन दहानियाँ होती हैं, पाकिस्तान पे मुसलसल दरअंदाजी की जाती है, पाकिस्तान के सिविलियंस को, पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है। इस सब के बावजूद कि 40 साल से ज़्यादा अरसा पाकिस्तान ने 50 लाख से ज़्यादा अफगानियों को होस्ट किया, उन्हें अपना मुल्क दिया, उन्हें अपना भाई समझा, और उनकी कई जनरेशंस यहाँ पर आबाद हो चुकी हैं। लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में हमें गाली मिली, बदले में हमें गाली के साथ गोली भी मिली है, और अब मुसलसल ये सिलसिला, उसमें ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। और आपको याद होगा कि नेटो फोर्सेस के जाने के बाद भी पाकिस्तान वो सबसे पहला और वाहिद मुल्क था जिनको इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके इनका मुकदमा लड़ रहा था, इनकी रिकग्निशन की बातें की जा रही थी। लेकिन वो सारा का सारा जो आपका एक वन साइडेड थी कोशिश, उस पर इन्होंने पानी फेर दिया। अब पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि दहशतगर्दों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी हाइड आउट्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर काबुल ही समझता है कि ये पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करवा के उन्हें प्रोटोकॉल देंगे या उन्हें हाइड आउट्स देंगे, उन्हें छुपा लेंगे, महफूज पनागाही दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा, फिर मैं उस तरफ आऊँगा कि पाकिस्तान ने ओन नहीं किया इन रिसेंट कार्रवाइयों को जिसको पाकिस्तान के ऊपर मलबा गिराया जा रहा है। हाँ, हो सकता है शायद पाकिस्तान ने किया हो, लेकिन ये कंफर्म है कि पाकिस्तान ना तो सिविलियंस को निशाना बनाता है, पाकिस्तानी फोर्सेस प्रोफेशनल, मुसल्लह और बहुत ही डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, वो दहशतगर्दों को निशाना बनाएंगी जहां जहां पर होंगे, और जो भी पाकिस्तान में कार्रवाई करेगा वो ये सोच रहे कि उसका ठिकाना फिर वही होगा जो जितने दहशतगर्दों का माजी में होता रहा है। लेकिन ना तो खवातीन, ना ही बच्चे, ना ही बुजुर्ग इन कार्रवाइयों में शामिल होंगे। पाकिस्तान की स्टेट ने उसे ऑन नहीं किया, तो हम भी उन्हीं की जो पॉलिसी है उसको सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, अगर ज़रूरत होगी तो हम बता के करेंगे। अच्छा जुनैद भाई, एक और बहुत बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के अंदर कुछ यूँ हो रही है कि ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारिजानी, उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और वहाँ पे कुछ अहम मुलाकातें की गई हैं। तो इस सब में ख्याल ये पाया जाता है कि चूँकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया हुआ है, अब एक डिफेंस पैक्ट के अंदर मौजूद हैं, तो इसके अंदर जो अगला मेंबर होने वाला है वो ईरान हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा?
होना चाहिए। मेरी तो ये दुआ है कि इसके अंदर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं होना चाहिए। नेटो फोर्सेस अगर बन सकती हैं, अगर वो अपने दोस्तों का, दुश्मनों का इंतखाब कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हम अब तक इसी वजह से शायद मार खा रहे हैं। इसी वजह से इसराइल जब जिस पे चाहता है चढ़ दौड़ता है। कभी वो कतर को, हालांकि नॉन नेटो अलाई में सबसे ज्यादा अहमियत अमेरिका की तरफ से कतर को दी जाती थी। वहां पे एयरबेस है, 20,000 से ज्यादा उनकी फौज वहां पर मौजूद है। इसके बावजूद उस पर इसराइल ने जारहियत का मुजाहरा किया। तो अगर पाकिस्तान समेत दीगर जो ममालिक हैं, और पाकिस्तान ने मई के अंदर खासतौर पे जो एक अमली मुजाहरा किया है, बहुत से लोग क्रेडिट देते हैं कि जी ये चाइनीज वेपन है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया कि जी चाइना ने अपने वेपन्स को टेस्ट कर लिया। लेकिन भाई जो फ्रेंच वेपन्स थे, फ्रेंच अनडिफिटेड फाइटर जेट्स थे भारत के पास, क्या वो उस पर परफॉर्म कर पाया? नहीं कर पाया। उनके पास रशियन जेट्स भी थे, उनके पास S-400 भी था। दुनिया के बेहतरीन जदीद हथियार, महंगे तरीन हथियार थे। क्या जिसको दुनिया की सबसे, वो कहते हैं कि जी हम जदीद फोर्स हैं, क्या वो उससे परफॉर्म कर पाए? नहीं कर पाए। तो मसला, जैसे वो कहते हैं ना कि इट इज नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। एग्जैक्टली मैटर्स। तो पाकिस्तान ने साबित किया है कि वेपन्स भी मैटर करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनको चलाने वाले, उनको इस्तेमाल करने वाले हैं। और जिस तरह से अब जदीद टेक्नोलॉजी आयरोस उसमें जिद्दत आ रही है, हथियारों के भी, उनको इस्तेमाल करने के तरीके में भी, चाहे वो स्पेस का मैदान हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो जितने भी जदीद हथियार है, 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट्स अब तो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। चाइना ने अपने विक्ट्री परेड में उसका मुजाहरा भी किया। तो पाकिस्तान के साथ मैं कहता हूँ कि सऊदी अरब का इत्तेहाद हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। ईरान आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। मेरे ख्याल में अपने अपनी प्रायोरिटीज को देखा जाएगा यकीनी तौर पे। और अभी ये जो हालिया इजराइल की जारहियत थी ईरान के ऊपर, तो वो ये सोच रहे थे कि हमने ईरान को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया है, लेकिन जिस तरह से अब दोबारा से रिटेलिएट किया है ईरान ने और ये साबित किया, वो कहते हैं कि एक दिन में पहले तो हमने कुछ 100 मिसाइल गिराए थे, इस बार हम 2000 या उससे ज्यादा मिसाइल एक दिन में गिराएंगे। और उनका आयरन डोम जो है पिछली बार भी नहीं रोक पाया था, इस बार अगर वो पहले से ज्यादा मौलिक हथियार आजमाते हैं इसराइल के ऊपर, तो मेरे ख्याल में इसी डर या इसी खौफ की वजह से ही इजराइल जो है अभी तक बाज आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जितने ज़्यादा ममालिक स्ट्रेंथन करें इस इत्तेहाद को, इसका हिस्सा बने, मुस्लिम नेटो अगर तश्कील में आती है, उसका वजूद बन पाता है, तो ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए फ़ायदेमंद होगा। वक्त की ज़रूरत है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपके वक्त का। तो नाज़रीन इकराम, आपने ये तमाम तर मामलात सुने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए। और मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।